जय भीम आप सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी, किन लोगों से मिले थे, किन को पत्र लिखा था, किन का पत्र रिसीव किया था, कहाँ भाषण दिया था, किस सभा में कितना उनको डोनेशन मिला था, कितना उन्होंने डोनेशन दिया था। हर चीज़ का लेखा जोखा मैं लेकर आता हूँ आपके इस सीरीज़ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 मई की। 9 मई को उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोज़ भी जाकर देखिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ में लेकर आता हूँ, तो उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग सक्षम हैं तो आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद भी कीजिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को बाहर नौकरी नहीं मिलती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था 5-6 दिन पहले, शायद एक हफ्ता हो गया पूरा। एक हफ्ते पहले मुझे एक कंपनी से निकाल दिया गया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हम जैसे लोगों की फाइनेंशियल हेल्प भी किया करें। डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं। 9 मई 1916, 9 मई 1916 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत में जाति पर अपने विचारोत्तेजक पत्र को पढ़ा, जो उनकी थीसिस थी भारत में जाति, कास्ट इन इंडिया। प्रोफेसर डॉक्टर A गोल्डवाइजर ने मानव विज्ञान संगोष्ठी कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास यानी कि कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट, ये पूरा उस थीसिस का नाम था। यह शोध जाति की उत्पत्ति और विकास का सिद्धांत देता है, जो सेनाट, नेस्फील्ड, H रेस्ले, केतकर आदि विद्वानों से भिन्न है। वह नकल और सजातीय विवाह पूर्व संचार की प्रक्रिया द्वारा गठित जाति को एक संलग्न वर्ग के रूप में परिभाषित करता है। इतना ही नहीं, इसमें 1916 में हुए शोध में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति समस्या के वैश्वीकरण की भविष्यवाणी की थी, जो कि आज के लिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से पूरी दुनिया में जाति का बोलबाला है। जहां जहां हिंदू गया है, खासतौर पर जो स्वघोषित उच्च वर्णीय जो हिंदू है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये जब जहां जहां गए वहां वहां ये जाति का जहर लेके गए। और ये बाबा साहब ने 1916 में घोषित कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि ये ऐसा होगा। क्या भविष्यवाणी की थी? इतना ही नहीं, इसमें 1916 में हुए शोध में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति समस्या के वैश्वीकरण की भविष्यवाणी की थी, जो तेजी से एक भेदभावपूर्ण वास्तविकता बनती जा रही है। उन्होंने लिखा, जब तक भारत में जाति मौजूद है, हिंदू शायद ही अंतरजातीय विवाह करेंगे या केवल बाहरी लोगों के साथ सामाजिक संबंध रखेंगे, और जैसे जैसे हिंदू पृथ्वी पर अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, भारतीय जाति एक विश्व समस्या बन जाएगी। नोट, यह पेपर कास्ट इन इंडिया बाद में मई 1917 में भारतीय एंटीक्यूरी में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले प्रकाशित हुआ था। यह डॉक्टर अंबेडकर का पहला प्रकाशित काम था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सेलिगमैन, जॉन डेवी और गोल्डन विजर वे थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को सबसे अधिक प्रभावित किया था। मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर का यह पहला प्रकाशित काम भी था। इस किताब को लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैंने इस किताब को बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ा। ये किताब लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, कास्ट इन इंडिया, डेवलपमेंट, देयर मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड जेनेसिस, इस किताब को पढ़िए। मैं बोलता हूँ जाति का विनाश आप मत पढ़िए, लेकिन इस किताब को पढ़िए। जाति का विनाश आपके और मेरे लिए लिखी नहीं थी, वो तो स्वघोषित जो उच्च वर्णीय जो लोग हैं उनके लिए लिखी गई थी। लेकिन हम लोग तो उसी को लेके राग पीटते रहते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं अम्बेडकराइट लोग। मैंने आज तक कभी किसी को कास्ट इन इंडिया के ऊपर बात करते हुए नहीं देखा, किसी व्यक्ति को नहीं देखा मैंने, पता नहीं क्यों नहीं करते। 9 मई 1943, 9 मई 1943 को माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि श्रम सदस्य थे भारत सरकार में, ने गांव बॉम्बे में अनुसूचित जाति द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित किया। उनका कहना है, पहला कथन उनका, गांधी और जिन्ना को भारतीय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जातियों को अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में शामिल हो जाना चाहिए। तीसरा, कोई भी राष्ट्र टूलमैन के बिना प्रगति नहीं कर सकता और तकनीकी प्रशिक्षण का देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा भविष्य है। इस प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर वैज्ञानिक और औद्योगिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की योजना बनाने में अग्रणी थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान लिखा है, सिर्फ संविधान लिखने तक ही वो सीमित थे, सिर्फ अछूतों के लिए काम किया है,
उनको पढ़ना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर को, इतना विशाल काम किया है मतलब जिसकी हद नहीं है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया करिए। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, आप समझिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति के मोबाइल तक हमें पहुंचाना है कि ये देखो ये किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने। जो अम्बेडकराइट हैं उनको भी पहुंचाइए, जो अम्बेडकराइट नहीं है उनको भी पहुंचाइए। पता तो चले उनको कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किया क्या है। उनको पता ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है, क्योंकि पढ़ने लिखने का ऐसा कल्चर हमारे लोगों में है नहीं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इस मूवमेंट में थोड़ा सा योगदान दे पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा समर्थन कीजिए। 9 मई 1944, 9 मई 1944 को वायसराय विंसकाउंट वेवेल ने राज्य सचिव को कोयले के उत्पादन की चिंता और हल के दौरों से डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट के बारे में सूचित किया। 9 मई 1951, 9 मई 1951 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पर बहस करते हुए माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संसद की स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया। वे कहते हैं, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए और जो मुझे लगता है कि मामले की जड़ तक जाता है वह यह है कि हमारी संसद और हमारे चुनावी कानून का गठन इस तरह किया जाना चाहिए कि सरकार के खिलाफ संसदीय सदस्यों की स्वतंत्रता का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। यदि संसद बिना किसी डर के या सरकार के पक्ष में बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, मेरे फैसले में ऐसी संसद किसी काम की नहीं है। मतलब मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा। यदि संसद बिना किसी डर के या सरकार के पक्ष के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, तो मेरे फैसले में ऐसी संसद किसी काम की नहीं है। क्या आज की डेट में संसद सरकार से खिलाफ जाके काम कर सकती है? मतलब एक इसका एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी इंडिपेंडेंट बिल वहां पे पास करवा के दिखा दीजिए, चुनौती है, चुनौती। पूरे जितने भी सांसद बैठे हैं ना, एक भी सांसद इंडिपेंडेंट बिल टेबल नहीं कर सकता वहां पे, पास करवाने की तो दूर है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं ऐसी संसद किसी काम की नहीं है। संसद को सरकार की कोरस गर्ल नहीं बनना चाहिए, मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाली जो लड़के और लड़कियां जो रहते हैं ना, वो नहीं बनना चाहिए कि जैसा सरकार गा रही है वैसा ही काम करें। नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए कि संसद को सरकार की कोरस गर्ल बनने के खिलाफ पुरजोर तर्क देते हैं। वह यह भी सोचते हैं कि बाद में चुनावों के अनुभवों के आधार पर यह संसद के लिए अच्छा रहेगा कि एक वितरणात्मक मतदान प्रणाली लागू की जा सके या की जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर और कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।